नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। जी हां, आप सभी जनरली मैरिटल रेप या कहें कि वैवाहिक बलात्कार के बारे में अखबारों में तो पढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार एक हाल ही में जजमेंट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाये हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस दौरान मामला जो था वह एक पत्नी के द्वारा दर्ज किया गया था और ये बताया गया था कोर्ट को कि देखिए मेरा जो वैवाहिक रिश्ता है वह बेहद अपमानजनक है। इसके साथ साथ ही मेरे साथ जो संबंध बनाए गए हैं वह जबरदस्ती के हैं। और आप सभी ये बात जानते हैं कि रेप यानी कि बलात्कार का अर्थ जो होता है वह है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ में उसकी सहमति के बिना संबंध बनाता है तो उसको बलात्कार कहा जाता है। तो इसी को बहुत सारे लोगों ने चेंज किया, जैसे हमारे साथ बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि यह स्थिति विवाह से पहले की हो। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंधों में हैं, उस दौरान भी यदि आप इच्छुक नहीं हैं, ये आपकी सहमति नहीं है, किंतु सिर्फ विवाह के कारण, विवाह का दबाव बनाने के कारण आपके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे वैवाहिक बलात्कार का रूप दिया जाना चाहिए। लेकिन मामला जिस समय कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पिछले मामलों को समझा और उन मामलों को समझते जानते हुए अपना निर्णय प्रस्तुत किया और निर्णय में उसने यह कहा कि देखिए यदि महिला, ठीक है, यदि आपकी जो पत्नी है उस पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है। जनरली आप सभी ने देखा होगा कि आज भी भारत के अनेक क्षेत्रों में बाल विवाह विद्यमान है, तो बाल विवाह का प्रचलन चल ही रहा है लगातार। तो देखिए बाल विवाह में क्या होता है कि कुछ नहीं देखा जाता, एज क्या है, क्या स्थिति है वगैरह वगैरह, और किसी भी उम्र पे चाहे 12 साल हो, 14 साल हो, 16 साल हो, विवाह कर दिया जाता है। लेकिन कानून जो है हमारा वह यह कहता है कि यदि उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में आप बालक हैं, और यदि 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ में, यहाँ पे दोनों ही शामिल है क्योंकि पॉक्सो एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यदि चाहे वह लड़का हो या वह लड़की हो, वह सहमति दर्ज करे या सहमति दर्ज नहीं करे, यदि उस सब के बावजूद आपने संबंध स्थापित किए हैं तो वह सब कुछ कानून के दायरे में आएगा और आपको दंड दिया जाएगा। तो उसी को आधार बनाया और न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि देखिए यदि आपकी जो पत्नी है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उस दौरान आपने संबंध स्थापित किए हैं तो मामला गंभीर है, आपको सजा मिलेगी। लेकिन जो पत्नी है उसकी उम्र 18 वर्ष है या 18 वर्ष से अधिक है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक बलात्कार का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग आईपीसी सेक्शन 375 जो मुख्य रूप से रेप से संबंधित है, उसी में मैरिटल रेप को भी हम लोग शामिल कर लिया करते हैं। तो जजमेंट काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का क्या कहना है जजमेंट पे मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और ये पूरा मामला क्या था जिसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, पूरे पे हम लोग अभी जरा बात करते हैं। लेकिन उस सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देखें। यह जो प्रश्न है ये आपसे आने वाले प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप जानते हैं तो बस आंसर कमेंट कर दीजिए, सिंपल सा काम है। और यदि नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए, बेहद खास है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए मामला क्या हुआ था। वर्ष 2013 में गाजियाबाद के अंदर कोर्ट के अंदर मामला गया। ठीक है, मामले में पत्नी ने बताया कि देखिए मेरे परिवार वाले मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, यानी कि मेरा पति बहुत क्रूर है, मुझे मारता पीटता है। अकेले ही नहीं मारता पीटता, उसके जो सगे संबंधी हैं वह भी मुझे मारते पीटते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे जो संबंध है, मुख्य रूप से हमारे जो यौन संबंध है वह जबरदस्ती के हैं, यानी कि मैं अपने पति के साथ इस मामले में सहमत नहीं हूं, लेकिन उस सबके बावजूद सिर्फ इस कारण से कि हम वैवाहिक रिश्ते में हैं तो जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। मामला कोर्ट में गया। ठीक, तो कोर्ट में सारी बातें खुली। तो जो केस चल रहा था, केस के अंदर थे आईपीसी के 3 सेक्शन, धारा 498A, 323 और 377, यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंधों का मामला भी इसमें था। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हुआ कि शुरुआत में जो कहानी चली वह कहानी पहुंच जाती है सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, आप दोषी हैं। कौन? पुरुष, जो पति देव थे उनको बोला गया दोषी है हर एक मामले में, चाहे मामला हो क्रूरता का, पति ने मारा या रिश्तेदारों ने मारपीट की, सेक्शन लगा 498A। ठीक है, इसके अलावा मारपीट हुई, चोट पहुंचाई गई, वहां पर लगा 323। इसके साथ साथ में 377 एक तरह से ऐसे लैंगिक संबंध जो अप्राकृतिक है, ठीक है, जिनकी हमारी प्रकृति हमें इजाजत नहीं देती, जो प्रकृति के विरुद्ध हैं और आपके लिए गलत या घातक सिद्ध हो सकते हैं।
ठीक है, तो उन सबको अप्राकृतिक यौन संबंधों की श्रेणी में शामिल किया था। हालांकि 377 के अंदर पहले समलैंगिक जोड़ों के लिए भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसको बाद में फिर अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें भी रिलेटेड पॉइंट्स आप लोग हमेशा याद रखा कीजिए, क्योंकि कई बार यह सब कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको पूरी तरह से नहीं भूलना है। ठीक है, एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखना है। ट्रायल कोर्ट में मामला गया, तो ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ कि माना गया कि आपने क्रूरता तो की है, आपके रिश्तेदारों ने भी क्रूरता की है, चोट पहुंचाई गई है, साथ साथ में जो यौन संबंध बने थे आप लोगों के बीच में वह भी गलत थे, यानी कि जबरदस्ती किए थे, और आपको वैवाहिक बलात्कार का दोषी माना जाता है। ट्रायल कोर्ट में ऐसा हुआ। ठीक है, हालांकि व्यक्ति आपकी तरह थोड़ा बहुत समझदार था, पढ़ा लिखा था, उसको यह बात पता थी कि हमारे देश के अंदर वैवाहिक बलात्कार जैसा कोई कानून है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन मुझे फिर भी सजा मिली। क्यों मिली? क्योंकि कानून ने ऐसा माना कि मेरे जो संबंध थे अप्राकृतिक थे, इसी वजह से मुझे 377 का दोषी माना गया, इसके तहत सजा दी गई। अब व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपील करूंगा, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार तो नहीं हो सकता हमारे देश में, ऐसा कानून नहीं कहता, तो मामला गया अपीली अदालत के अंदर। ठीक है, अब जब अपीली अदालत में मामला पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल ट्रायल कोर्ट ने सही कहा है, कहीं से कहीं तक कुछ भी मामला गलत नहीं है, आप दोषी हैं तो हैं, सजा भुगतनी पड़ेगी। व्यक्ति फिर डिसअपॉइंट हो गया, फिर दुखी हुआ। व्यक्ति ने सोचा कि अपील तो करेंगे, क्योंकि मामला गड़बड़ है, गंभीर है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यह पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि देखिए आपसे उम्मीद करते हैं हम, कुछ कीजिए। तो क्या हुआ कि पूरा मामला जो था यह चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अंतिम जजमेंट पारित किया, और अंतिम जजमेंट पारित किया मुख्य रूप से वर्ष 2017 का एक केस था, उसके आधार पर। वर्ष 2017 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, यदि आपकी जो वाइफ है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक बलात्कार हम लोग मान सकते हैं। हालांकि वह स्थिति पॉक्सो से रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि मेनली हमारे देश में पॉक्सो ऐसा कानून है जो किसी भी स्थिति में आपको 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ किसी भी लैंगिक संबंध की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो मेनली वहां से रिलेट करते हुए सारी कहानी यहाँ पे इनकी चलती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना, स्थिति को देखा समझा और कहा कि ठीक है, आपने क्रूरता की, मारपीट की, आपके रिश्तेदारों ने गलत व्यवहार किया, आप इसके तहत दोषी हैं, धारा 498A के तहत। ठीक है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का मामला जो धारा 323 में है, उसके तहत भी दोषी माना। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट जो था वह दिया मैरिटल रेप के ऊपर कि देखिए, मैरिटल रेप के लिए कोई कानून नहीं है। यदि हम लोग शामिल करते हैं जनरली, तो हम लोग शामिल करते हैं 375 में, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित पड़ी हुई हैं, क्योंकि वर्ष 2022 में हमने देखा था कि एक मामले पे डिस्प्यूट हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, और ठीक उसी प्रकार हमने देखा था कि वर्ष 2023 में बहुत सारी याचिकाओं पे सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दर्ज की थी कि ठीक है, अब फाइनल कर ही लेते हैं कि मैरिटल रेप जैसी स्थिति होती है या नहीं होती, और हमारे देश में कानून बनेगा या नहीं होगा, सब कुछ फाइनल करेंगे। लेकिन हियरिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं दिया। तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात भी क्लियर की है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग यही मानेंगे कि हमारे देश में मैरिटल रेप जैसा कोई कानून नहीं है, अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने एक बात और कही थी, हालांकि वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि यदि शरीर में ऐसा कोई भी हिस्सा है जो आपको संबंध बनाने की, यौन संबंध बनाने की इजाजत देता है, तो वह हर जगह पर फिर लीगल ही माना जाएगा, किसी तरह से उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह भी यहाँ पर इन्होंने कहा था। तो व्यक्ति जो था उसको 377 या यह कहें कि वैवाहिक बलात्कार के तहत तो दोषी नहीं माना, बाकी मामलों में दोषी मान लिया गया था। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में 9 मई 2023 से चल रही है सुनवाई, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया, जैसे कि आपको मैंने अभी बता ही दिया था। ठीक है, चलिए, वैवाहिक बलात्कार की स्थिति क्या होती है जरा इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि बलात्कार वाली जो स्थिति है, ठीक बस उसमें आपको विवाह जोड़ देना है। बलात्कार की स्थिति हम तब मानते हैं जब या तो आप महिला से संबंधित नहीं है, या फिर मामला यह है कि आपने बिना सहमति के महिला के साथ में यौन संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, तो यानी कि विवाह से परे की स्थिति है। ठीक, वैवाहिक स्थिति जो होती है वहां मानते कि सब चीजें लीगल होती हैं एक तरह से। ओके, अब क्या होगा कि वैवाहिक बलात्कार की स्थिति कब लागू हो गई? जब आपने यौन संबंध बनाए, लेकिन वहां पे आपकी पत्नी थी तो, लेकिन पत्नी की सहमति नहीं थी। तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है वो मानते हैं कि ऐसा कानून भी हमारे देश में होना चाहिए। हालांकि अभी नहीं है, लेकिन दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं और इसके लिए कानून बनाया हुआ है, प्रॉपर सजा भी लोगों को मिलती है। ठीक है,
एक बात हम लोग को और समझ में आई है, जिस समय हमारे देश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण विचार हुआ था, इन्होंने भी अनेक डाटा हम लोग के साथ साझा किया। इन्होंने बताया कि देखिए, भारत में लगभग 5.4% जो महिलाएं हैं उनका जीवन बहुत अधिक खराब है और वह जो है अपने जीवन में वैवाहिक बलात्कार का अनुभव कर रही हैं। अब मेनली उनके हमने स्थिति क्या थी, जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पिछड़े परिवार हैं या जो लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उन लोगों को सामना करना पड़ता है पति की क्रूरता का। या तो वह शराबी है, जुआरी है, पैसे के लिए मारपीट करता है, पारिवारिक स्थिति को नहीं संभाल रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। और उस सब के बावजूद क्या होता है कि हर चीज के बाद में अंत में वह चाहता है कि सब चीजें पति पत्नी के बीच में ठीक रहे। तो पत्नियां जो हैं जिस समय सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करती हैं तो वह बताती हैं कि हमारे साथ में यह स्थिति गलत हो रही है। एक तरफ हमारे को जो एक सुखी पारिवारिक अनुभव मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा, लेकिन उस सब के बावजूद यौन संबंध वाली जो स्थिति है वह बरकरार है। हम नहीं चाहते लेकिन सब चीजें हो रही हैं। तो जो आंकड़ों में बताया गया उन्होंने यही बताया कि भारत में लगभग 5.4% महिलाएं अभी भी वैवाहिक बलात्कार का अनुभव कर रही हैं। ठीक है, कुछ कानूनी प्रावधान या जो पहले मामले हुए जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में जो आईपीसी सेक्शन 375 है वह रेप से संबंधित है। पहले ऐसा हुआ है कि कई बार इसी के तहत ही वैवाहिक बलात्कार को शामिल कर लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2017 वाले जजमेंट जिसमें कहा गया था कि देखिए, कभी भी यदि महिला की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच है तो ऐसी स्थिति में कोई भी संबंध जो होगा वह बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम एक स्थिति और देखते हैं, धारा 375 का अपवाद 2, उसमें यह कहा गया कि देखिए, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा गया कि यदि पुरुष की जो पत्नी है, पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो यौन संबंध होगा वह भी बलात्कार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट थॉट मामला जो था वहां पर क्लियरिटी यह दी गई थी कि देखिए, 15 से 18 साल के बीच का मामला यदि है तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वैवाहिक बलात्कार है। लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं, जो धारा 375 का अपवाद 2 है उसने क्लियर किया कि यदि 18 वर्ष से अधिक की उम्र है तो ऐसी स्थिति में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्लियर है इतना मामला? तो आप लोग इनको भी आधार बना सकते हैं अपने पॉइंट्स लिखने के लिए। लेकिन हमारे देश में आज भी अनेक आंदोलन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैवाहिक बलात्कार की स्थिति है, बहुत सारी महिलाओं को परेशानी होती है, इसके लिए कानून होना चाहिए। हालांकि हम कभी भी भारतीय कानून को समझें तो हमें पता लगता है कि बायस्ड है, हर जगह महिलाओं की बात होती है। जैसे कि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आईपीसी सेक्शन 497 किससे संबंधित है? अडल्ट्री से। अडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो सजा किसको मिलेगी? पुरुष को, महिला को नहीं मिलती। ठीक है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई क्या महिलाओं पर भी बलात्कार का आरोप लग सकता है, वह बलात्कार कर सकती हैं? बहुत लोगों ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ संभव है। बलात्कार में ऐसी स्थिति भी शामिल है जब आप किसी को नशीले पदार्थ दे देते हैं, उसके बाद संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा माना बहुत लोगों ने कि संभव है। लेकिन हमारे देश का जो कानून है सेक्शन 375 वह कहता है कि पुरुष को ही सजा मिलेगी महिला के बलात्कार के आरोप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वह महिलाओं के पक्ष में अधिक रहता है। हालांकि आप लोग का क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे जो लोग पक्ष में तर्क देते हैं उनका मानना है कि देखिए, यौन हिंसा जो है भारत में एक गंभीर समस्या है, इसीलिए कानून होना चाहिए। महिला की गरिमा का उल्लंघन होता है, उसकी सहमति नहीं है फिर भी संबंध स्थापित किए, गरिमा का उल्लंघन है। उसको जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, यह उसका भी उल्लंघन है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर आप लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कि अगर महिला वैवाहिक रिश्ते में नहीं है पर संबंध बना लिए गए हैं, जबरदस्ती बना लिए गए हैं, आप कहेंगे रेप। लेकिन शादी होने के बावजूद भी जबरदस्ती अगर संबंध बन रहे हैं तो आप उसको रेप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? भेदभाव है महिलाओं के साथ में, बहुत गलत है। यौन स्वायत्तता से वंचित, यानी कि महिलाओं को अपने जो यौन अधिकार मिले हुए हैं आप जबरदस्ती या विवाह के आधार पर संबंध बनाकर उनको वंचित कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक खास बात और देखते हैं तो पता लगता है कि इन सब का मामला जो है यह पितृसत्तात्मक मानसिकता से जुड़ा हुआ है। अगर कानून नहीं है तो एक तरह से पूरे देश में यह माना जाता है कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी है और वह जैसा भी चाहे व्यवहार कर सकता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि यदि कानून नहीं है तो पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। जब कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उससे क्या होता है कि हम उन चीजों को अकेले में सोचते हैं, बाद में सोचते हैं, तो प्रॉपरली हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी पाते। ठीक है, जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं जो गलत है। इसी वजह से वर्मा समिति ने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति 2013, यहां दोनों ही जगह पर यह माना गया कि ठीक है, मैरिटल रेप जैसी कंडीशन होती है और इसके लिए कानून
होना चाहिए। तो इसको आधार बना के बहुत सारे लोग मांगते हैं कि देखिए हमारे देश में भी कानून बनाइए। लेकिन दूसरी तरफ वह लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं बनाए जाने चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी आप नए नए वैवाहिक रिश्तों में आते हैं, संबंध हर प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कभी निकट भविष्य में संबंध गड़बड़ाते हैं तो यह महिलाओं के लिए एक हथियार हो जाएगा और महिलाएं अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, ठीक है, या अपनी इच्छाओं के लिए पति के ऊपर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगा सकती है। तो यह क्या करेगा, पारिवारिक रिश्तों को खराब करेगा, विवाह संस्था में जो अस्थिरता है उसको उत्पन्न करेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए फिर यह एक कॉमन स्थिति बन जाएगी। इसके साथ साथ ही हम लोग को यह भी देखने को मिलेगा कि इस दौरान अगर कानून बन जाता है तो हमारे देश में झूठे मामलों की बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि महिलाओं के लिए दहेज का कानून है, तो बहुत बार यह भी देखा जाता है कि दहेज के कानून जो है वह बहुत अधिक झूठे मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं जानबूझकर अपने पति पर, अपने सास ससुर पर ऐसे मामले दर्ज कराती हैं जो बाद में कोर्ट में जाने के बाद पता लगता है कि झूठे थे। ठीक है, तो यह सब चीजें बढ़ती हैं जब कानून हो जाता है। हालांकि अच्छा यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट गलत यूज जो होता है वह बहुत अधिक चीजों को खराब भी कर सकता है। और जब कभी भी एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता स्थापित होता है तो देखिए वहां पर सबूत जैसी कोई गुंजाइश नहीं रहती। संबंध बनते हैं, यह सबको पता होता है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर कभी किसी महिला ने कह दिया कि मैरिटल रेप हुआ है, मैं तो तैयार ही नहीं थी, तो पति यह बात सिद्ध ही नहीं कर पाएगा कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे या बिना सहमति से। तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक, जो कानून के दुरुपयोग को हमारे देश भर में बढ़ावा देगी। हालांकि पूरे मामले पे आप लोग का क्या कहना है, मैरिटल रेप जैसी स्थितियां होती हैं या नहीं होती हैं, और इसके लिए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ठीक, एक सिंपल सा प्री का प्रश्न है, आप लोग बताएं जरूर। साथ साथ मेंस के लिए आपको एक अच्छी डिबेट यहाँ पर भी मिल गई है, तो यह भी मामला बढ़िया है आपके लिए। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों ने सीखी होगी। वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और लाइक किए बिना एग्जैक्टली नहीं जाना है। हालांकि आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही रहा होगा। फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।